हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग खा की सीरीज जो प्रैक्टिस नंबर 11 है उसको डिस्कस करने वाले हैं और यह बिहार दरोगा के लिए है। इडुटेरिया के द्वारा चलाया गया है खा की सीरीज, जिसका 10 जो सेट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जाकर अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो देख सकते हैं। 10 सेट उसमें डिस्कस कराया जा चुका है। यह 11वां सेट है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम सेल समूह है? तो भारत का प्राचीनतम सेल समूह जो हो जाएगा, यह हो जाएगा आर्कियन तंत्र। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि आर्कियन चट्टान जो है, जो चट्टान का निर्माण क्रम है, तो सबसे पहले जो है आर्कियन चट्टान का निर्माण हुआ था, फिर उसके बाद धड़वार चट्टान, फिर कुडप्पा चट्टान, फिर विंध्यन चट्टान और गोंडवाना चट्टान। और भारत में सबसे प्राचीनतम चट्टान जो हो जाएगा, यह आर्कियन क्रम का चट्टान है। और सबसे जो नवीनतम हो जाएगा, यह गोंडवाना क्रम का है। तो ऑप्शन जो भी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे क्रम देखेंगे तो सबसे उत्तर में जो हो जाएगा, इसमें बूम पटकाई की पहाड़ियाँ आती है। तो पहले जो हो जाएगा पटकाई बूम हो जाएगा, फिर उसके बाद नागा पहाड़ी है, उसके बाद मणिपुर पहाड़ियाँ, उसके बाद मिजो पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि हिमालय पर्वत श्रेणी जो है, इसमें पूर्वी पहाड़ी जो है और राज्यों का नाम याद रखेंगे, जैसे डफला है, मिरी, अबोर, उसके बाद मिसमी है और पटकाई बूम है। यह सभी अरुणाचल प्रदेश में है। मणिपुर में जो है उसमें है लैमाटोल पहाड़ी जो मणिपुर में है, और मिजोरम में है लुसाई पहाड़ी। साथ ही याद रखेंगे कि गारो खासी जयंतिया जो है, यह पाई जाती है मेघालय में, और सिक्किम में जो है कंचनजंगा है। और पश्चिम बंगाल में एक जिसे हम लोग बोलते हैं टाइगर पहाड़ी। याद रखिएगा, टाइगर पहाड़ी जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गलत युग्म को चूज करना है। पहला ऑप्शन देखते हैं इंद्रावती, सॉरी गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती हो जाएगी, जो कि सही दिया हुआ है। अगला है गंगा का हो जाएगा पेनगंगा, तो यह हो जाएगा गलत हो जाएगा। याद रखेंगे कि जो पेनगंगा है, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, न कि गंगा की। तो गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी है कृष्णा की सहायक नदी भीमा है, यह सही है। लूनी की सहायक नदी सुकरी है, यह भी सही है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि गोदावरी है, गोदावरी की जो लंबाई है यह लगभग 1465 किलोमीटर है। याद रखेंगे जो गोदावरी जो है, यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी ही है। इसकी जो सहायक नदियाँ है उसमें शामिल है पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती। साथ ही याद रखेंगे कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी की जो लंबाई है यह 2525 किलोमीटर है, और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। और साथ ही याद रखेंगे कि गंगा की जो हो जाएगा, साथ ही याद रखिएगा कि गंगा जो है इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, मानसून बर्स्ट जो होता है केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान घटित होता है? तो देखते हैं, जो मानसून बर्स्ट होता है यह जो है जून के पहले सप्ताह में घटित होता है। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झूम खेती करते हैं। तो जो झूम खेती होती है यह पूर्वोत्तर के राज्यों में होती है, जो कि खासी जनजाति के द्वारा होती है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि जो झूम खेती है यह कृषि पद्धति से कृषि भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों, जिसमें असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में की जाती है। और खासी लोग जो है मेघालय राज्य के मूल निवासी है, और झूम कृषि पद्धति जो है के द्वारा इनके द्वारा खेती की जाती है। और मेघालय में जो है झूम कृषि पद्धति का स्थानीय नाम जो है उसे बोगमा कहा जाता है। याद रखेंगे मेघालय में इसे बोगमा बोलते हैं। याद रखेंगे कि झूम का ही नाम है बोगमा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में
महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो सबसे अधिक हो जाएगी मिजोरम में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है केरल में कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है यह हो जाएगी 65.46%। याद रखेंगे कि यह भारत का महिला साक्षरता दर है 65.46%। वहीं पुरुषों की साक्षरता दर जो हो जाएगी यह 82.14% थी। और भारत की कुल साक्षरता दर जो हो जाएगी यह 74.04% हो जाएगा। याद रखेंगे कुल पूछेगा तो 74.04% हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि भारत में भौम जल जो है का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो भूमिगत जल का जो उपयोग किया जाता है यह किया जाता है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और तमिलनाडु के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ग्राउंड वाटर होता है इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाले राज्य हो जाएंगे पंजाब, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा और फिर तमिलनाडु। वही मध्यम दर से जो भौम जल का उपयोग करने वाले राज्य हो जाएंगे गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है और इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म जो है उपयुक्त है? ऑप्शन देखते हैं। पहला है धान और कपास जो कि नहीं होगा, धान और जूट हो जाएगा। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गंगा के निचले मैदान के अंतर्गत पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी बिहार शामिल किए जाते हैं और यहाँ का जो उच्च ताप एवं आर्द्र जलवायु दशा जो है धान और जूट के लिए आदर्श माने जाते हैं। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो गेहूं की उपज है तो गेहूं की उपज के लिए गंगा का ऊपरी मैदान तथा मध्य मैदान आदर्श क्षेत्र हो जाएगा। याद रखेंगे जो गेहूं के लिए गंगा का ऊपरी मैदान और मध्य मैदान आदर्श हो जाएगा। वहीं कपास जो है खरीफ की फसल है और यह उष्ण और उपोष्ण जलवायु की द्वारा होती है। नेक्स्ट है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है माली से होकर के गुजरती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कर्क रेखा जो है 17 देशों से होकर गुजरती है टोटल। याद रखेंगे कर्क रेखा टोटल 17 देशों से होकर के गुजरती है, जिनमें उत्तरी अमेरिका के दो शामिल हैं, बहामास और मैक्सिको। वहीं अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, उसके बाद वेस्टर्न सहारा और मरितानिया। और एशिया में जो है एशिया में कर्क रेखा जो है ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, यूएई और सऊदी अरब से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, तो यह हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है और इसके अलावा जो है वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस, हीलियम और अमोनिया गैस भी पाई जाती है। साथ ही याद रखेंगे कि चंद्रमा पर वायुमंडल जो है अनुपस्थित होता है और सूर्य का जो वायुमंडल है विभिन्न परतों में पाया जाता है। जो फोटोस्फीयर होता है उसमें 90% हाइड्रोजन, 9% हीलियम और 1% जो है भारी तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। पहला जो है ब्लिजर्ड जो होता है साइबेरिया क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रभावित होता है, यह सही है। उसके बाद है ब्रिग फील्डर, तो ब्रिग फील्डर जो है ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत में प्रभावित होता है। नेक्स्ट है चिनूक जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्रों में और यह वहाँ का स्थानीय पवन है, तो यह भी सही दिया हुआ है, तीनों सही है। अगला है मिस्ट्रल, तो मिस्ट्रल यूएसए एवं कनाडा के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रभावित होता है, जो कि गलत दिया हुआ है क्योंकि मिस्ट्रल जो है यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवन है। यह स्पेन और फ्रांस में सबसे अधिक प्रभावित होती है, तो यहाँ पे यूएसए और कनाडा नहीं होगा, यह हो जाएगा स्पेन और फ्रांस। याद रखेंगे यह स्पेन एंड फ्रांस में प्रभावित होता है, इसीलिए जो उसमें पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत को चूज करना है। पहला है पनामा नहर, तो पनामा नहर जो है मैक्सिको की खाड़ी एवं प्रशांत महासागर के बीच में है, जो कि गलत दिया हुआ है।
पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, यानी अटलांटिक महासागर इसको कैरिबियन सागर भी बोलते हैं। तो प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से पनामा नहर जोड़ती है। यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी प्रशांत महासागर दिया हुआ है, जो कि गलत है। अगला है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर जो है लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है, जो कि यह भी गलत दिया हुआ है। स्वेज नहर जो है जो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में नौ परिवहन सेवा के, यहाँ पे अरब सागर नहीं भूमध्य सागर हो जाएगा, जो कि गलत दिया हुआ है। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में हो जाएगा स्वेज नहर। तो दो ऑप्शन 1 और 2 दोनों गलत है। नेक्स्ट है कील नहर। तो कील नहर जो है यह बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है, जो कि सही दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो 1 और 2 जो हो जाएगा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है तुर्की किनके मध्य स्थित है। तो जो तुर्की है यह काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। ऑप्शन देखते हैं, काला सागर और ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा काला सागर और भूमध्य सागर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे एक है बॉस्फोरस। तो जो बॉस्फोरस जल डमरू मध्य है यह काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाला एक संकीर्ण जल मार्ग है, जो तुर्की के एशियाई भाग को यूरोप से अलग करता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है कांसे से परिचित नहीं थे, यह गलत दिया हुआ है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे कांसे से परिचित थे तथा हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, जो कि गलत दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन ए जी है, ए जो होगा यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर वह परिचित नहीं थे तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। साथ ही याद रखेंगे कि तांबे के साथ टीन मिलाकर के कांसा तैयार होता है, और तांबा राजस्थान के खेतड़ी से तथा टीन जो है अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। और इस संस्कृति में यूनिकॉर्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण था तथा उसके बाद कुबड़ वाले सांड का महत्व था। सिंधु प्रदेश में टेराकोटा जो होता है यह आग में पकी हुई मिट्टी की बनी मूर्तियां जो है इसे हम लोग फिगरीन कहते थे। याद रखेंगे कि सिंधु प्रदेश में जो टेराकोटा मूर्तियां होती थी इसे फिगरीन कहा जाता था। लिख देता हूं मैं, इसे बोलते थे फिगरीन। साथ ही अगला ऑप्शन देखेंगे जो कि सही है कि इस संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पशु जो है एक सींग वाला जानवर जिसे यूनिकॉर्न बोलते हैं, और सिंधु प्रदेश में टेराकोटा जो है आग में पटी हुई जो मूर्तिकाएं हैं इन्हें फिगरीन कहा जाता है, यह इसमें दिया हुआ भी है। नेक्स्ट है इस संस्कृति में सोना चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए होता था, यह भी सही है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था। तो जो द्विज होता था यह उच्च वर्ण के लिए प्रयुक्त होता था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और द्विज जो होते हैं इनको जनेऊ पहनने का और वेद पढ़ने का अधिकार था, और वैश्य को भी द्विज समूह में शामिल किया जाता था, परंतु शूद्रों को इससे वंचित रखा गया था। याद रखेंगे कि जो द्विज होते थे उत्तर वैदिक काल में यह उच्च वर्ण के लोग होते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहले लेखक का नाम दिया हुआ है, फिर रचना का नाम दिया हुआ है, इसमें मिलाना है। तो शूद्रक हो जाएगा, शूद्रक का रचना जो किया गया था यह मृच्छकटकम के द्वारा किया गया था। जो कालिदास है यह लिखे थे अभिज्ञान शाकुंतलम, और अमर सिंह जो है इनके द्वारा अमरकोश लिखा गया था। अगला है उपयुक्त युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है। तो यह रोमक सिद्धांत लिखा हुआ है, अमर सिंह के द्वारा जो है अमरकोश लिखा गया था। याद रखेंगे अमर सिंह के द्वारा अमरकोश का रचना किया गया था, जो कि गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें 1 और 2 दोनों सही सुमेलित है, तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम किससे संबंधित है। तो गोपुरम जो हो जाएगा ये ऊंचे अलंकृत सिंह द्वार से संबंधित है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसे गोपुरम बोलते थे। और मंदिर में वह मुख्य पवित्र स्थान जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित होती थी उसे गर्भगृह कहा जाता था। याद रखेंगे कि जहाँ पे देवता की मूर्ति स्थापित होती थी
उसे गर्भगृह कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस सल्तनत कालीन शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली ट्रांसफर की थी? तो यह किया गया था सबसे पहले इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर किया था। और इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद भी था। और इल्तुतमिश जो है इसका कार्यकाल 1210 ईस्वी से लेकर के 1236 तक रहा था। साथ ही याद रखेंगे इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था और इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और इक्ता प्रणाली की जो शुरुआत है यह इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था और इसने चांदी का सिक्का जिसे टंका तथा तांबे का सिक्का जिसे जीतल का प्रचलन किया था। याद रखेंगे कि चांदी का टक्का और तांबे का जीतल का प्रचलन इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है, मथुरा का केशव देव मंदिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मथुरा का जो केशव देव मंदिर है यह बनवाया गया था वीर सिंह जूदेव बुंदेला के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि मथुरा का केशव देव मंदिर जो है ओरछा के शासक थे वीर सिंह जूदेव यह बुंदेला द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा? तो यह कहा गया था गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने दक्षिणापतपति यानी दक्षिण का स्वामी, उसके बाद त्रिसमुद्रियों पीतवाहन यानी 3 समुद्रों का पानी पीने वाला, उसके बाद आगमन निलय यानी वेदों का आरक्षण जैसे कई उपाधियां धारण की थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और 2 को मिलाना है। इसमें सूची 1 जो है इसमें पद का नाम दिया हुआ है और 2 में इसका अर्थ दिया हुआ है। तो देखते हैं, पहला लिखा हुआ है जात। तो जो जात हो जाएगा यह मनसबदारों के पद तथा वेतन का सूचक है। इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है सवार। तो जो सवार होता है यह मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या होती है। उसके बाद है दीवाने आला। दीवाने आला मतलब वित्त मंत्री होता था। उसके बाद है मदद ए मास। मदद ए मास मतलब अनुदान में दी गई करमुक्त भूमि। याद रखेंगे जात का मतलब मनसबदारों के पद तथा वेतन का सूचक, सवार का मतलब मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या, दीवान ए आला का मतलब वित्त मंत्री और मदद ए मास का मतलब अनुदान में दी गई मुक्त भूमि हो जाएगा। तो इसका जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है भारत में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किसके प्रशासन काल में किया गया था? तो भारत में इस्तमरारी बंदोबस्त का जो आरंभ किया गया था यह किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में, ईयर भी याद रखिएगा, 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किया और इसे अस्थायी बंदोबस्त, जागीरदारी इत्यादि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? यह प्रयोग किया गया था स्वदेशी आंदोलन में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाद में यही गीत जो है पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रगान बन गया। साथ ही याद रखेंगे कि जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था यह 7 अगस्त 1905 को, याद रखेंगे डेट, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन। और यह आंदोलन जो है ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन के स्थापना से नहीं जुड़ा था? तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा लाला हरदयाल। ये होम रूल लीग के आंदोलन से संबंधित नहीं थे। बाकी जो है लोकमान्य तिलक, उसके बाद एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर, यह सभी होम रूल आंदोलन से संबंधित है। लेकिन लाला हरदयाल जो है यह होम रूल से नहीं, यह गदर से संबंधित है। साथ ही याद रखेंगे कि जो होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था तो इसका स्थापना 1916 में किया गया था। याद रखेंगे कि होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत 1916 में किया गया था और बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगाम जो कि पुणे में स्थित है और एनी बेसेंट ने
सितंबर 1916 में अडियार, जो कि मद्रास में है, होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, नीचे दी गई ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो जो क्रिप्स मिशन हुआ था, क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन, यह भी 1942 में हुआ था। दोनों सेम है तो मंथ लिख लेते हैं। जो क्रिप्स मिशन आया था, यह क्रिप्स मिशन हो जाएगा मार्च 1942। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह अगस्त 1942 हो जाएगा। उसके बाद नौसेना विद्रोह जो हुआ था, नौसेना विद्रोह हुआ था फरवरी 1946 में, 1946 में। और लाल किला मुकदमा जो है यह नवंबर 1945 में। इसमें पूछा गया है कालक्रम में सजाना है। तो सबसे पहले जो हो जाएगा यह मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन हो जाएगा। पहले ऑप्शन जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दोनों में है, पहले 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। उसके बाद 1 हो जाएगा। फिर अगला हो जाएगा यह नवंबर 1945 में लाल किला मुकदमा, तो ऑप्शन जो 3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 4 हो जाएगा और उसके बाद 3 हो जाएगा, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में जो है लेबर पार्टी की सरकार थी। याद रखेंगे ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। और भारत को स्वतंत्रता जो है माउंटबेटन योजना के तहत मिली, जिसे बाद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का रूप दिया गया था। और माउंटबेटन योजना का जो है 3 जून 1947 को घोषित किया गया था। याद रखेंगे कि 3 जून 1947 को जो है माउंटबेटन योजना को घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों के अंतर्वेशन का अधिकार मुहैया करवाया था। यह करवाया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। 1861 के द्वारा वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम जो है 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया और इनमें कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था, किंतु इनकी शक्तियां विधि निर्माण तक सीमित होती थी। नेक्स्ट है, 77वां भारतीय सेना दिवस 2025 का थीम क्या है। तो 77वां भारतीय सेना दिवस 2025 का जो थीम हो जाएगा समर्थ भारत और सक्षम सेना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो सेना दिवस मनाया जाता है यह प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखेंगे 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है सेना दिवस मनाया जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि 77वां सेना दिवस जो है 15 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुआ था और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि वह 2025 को सुधार का वर्ष के रूप में मनाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के 16वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो वर्तमान में जो है आर वेंकटरमनी। याद रखेंगे कि आर वेंकटरमनी जो है भारत के 16वें महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो अटॉर्नी जनरल है भारत के महान्यायवादी, इनका जो प्रावधान किया गया है संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में दिया हुआ है। याद रखेंगे कि आर्टिकल जो 76 है भाग 5 में, इसमें महान्यायवादी के बारे में वर्णन किया गया है। और यह जो महान्यायवादी होता है यह उच्च विधि अधिकारी होता है जो भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है। साथ ही बात करेंगे कि अभी जो सॉलिसिटर जनरल है यह है तुषार मेहता। याद रखेंगे कि जो तुषार मेहता है यह अभी सॉलिसिटर जनरल है। और साथ ही याद रखेंगे कि भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश थे संजीव खन्ना, उनके बाद स्थान लिए हैं 52वें नंबर पे बी आर गवाई। साथ ही याद रखेंगे कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो अध्यक्ष हैं यह है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। तो न्यायमूर्ति जो प्रकाश श्रीवास्तव हैं यह राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। और भारत में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे बी आर गवाई। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का संबंध किस राज्य से है। तो मुख्यमंत्री
सुख शिक्षा योजना का संबंध है हिमाचल प्रदेश से है। ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि इस योजना का उद्देश्य है तलाकशुदा, बेसहारा, विधवा महिलाओं एवं दिव्यांग माता पिता को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। और इस योजना के तहत जो है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 1,000 रुपये मासिक अनुदान मिलेगा। साथ ही याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो अन्य योजना है जैसे मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, उसके बाद आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहले, और इसके बाद है इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना 2024 और अपना विद्यालय कार्यक्रम, यह भी जो है हिमाचल प्रदेश का ही है। नेक्स्ट है लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने फरवरी 2025 में किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता जो किया गया है अर्जेंटीना के साथ किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम त्रिभुज के भाग के रूप में अर्जेंटीना अपने विशाल लिथियम भंडार के लिए जाना जाता है, और इस समझौते से जो है अर्जेंटीना में चल रहे इस महत्वपूर्ण खनिज के अन्वेषण तथा खनन परियोजना में भारतीय कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। नेक्स्ट है इनमें से किसे भारत रत्न 2024 नहीं दिया गया है? तो भारत रत्न जो है यह शारदा सिन्हा को नहीं दिया गया है। बाकी जो है कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, इन्हें भारत रत्न 2024 प्रदान किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। इसमें शामिल है कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन। साथ ही याद रखेंगे कि भारत रत्न पाने वालों की संख्या अब टोटल 53 हो गई है। याद रखेंगे कि भारत रत्न अभी तक 53 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। और भारत रत्न जो है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी यह 2 जनवरी 1954 को की गई थी। याद रखेंगे कि 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय लोक संगीत में उनके असाधारण योगदान के लिए शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। याद रखेंगे कि जो शारदा सिन्हा है इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, और इन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उनके भावपूर्ण छठ गीत और मैथिली धुन आज भी अमर है। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का 187वां सदस्य देश कौन बना है? तो यह बना है टोंगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, और इसका जो मुख्यालय है यह जिनेवा में स्थित है। याद रखेंगे कि जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है, और ILO के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है गिलबर्ट हंगबो। याद रखेंगे इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है गिलबर्ट हंगबो। ये जो गिलबर्ट हंगबो है ये ILO के अध्यक्ष हैं, और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है, और इसका स्थापना 1919 में किया गया था। इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 118वां है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है टोटल 147 देश शामिल किए गए थे, और इसमें जो सबसे टॉप पे रहा है 1 नंबर पे वह रहा है फिनलैंड। याद रखेंगे कि इसमें टॉप पे जो है फिनलैंड रहा है। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? तो पद्म विभूषण जो है यह 7 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 देने की घोषणा की गई है। पद्म पुरस्कार 2025 जो है टोटल 139 व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा की गई है। इसमें 7 जो है पद्म विभूषण है, उसके बाद 19 पद्म भूषण है, और उसके बाद जो बचे 113, तो 113 जो है यह पद्मश्री है। और पद्म पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी यह 1954 में की गई थी। याद रखेंगे कि पद्म पुरस्कार देने की जो शुरुआत की गई थी 1954 में की गई थी। नेक्स्ट है 25वां आईफा अवार्ड 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो यह जीता है लापता लेडीज ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड दिया गया है यह कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए दिया गया है।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड नीतांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ जो डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है यह किरण राव को लापता लेडीज के लिए दिया गया है। इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है लापता लेडीज यह 25वां आईफा अवार्ड 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट है वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? तो यह है स्मृति मंधाना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है स्मृति मंधाना है और बीसीसीआई अवार्ड 2025 के तहत जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को माना गया है। और स्मृति मंधाना जो है ओडीआई में सर्वाधिक शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बनी है और उन्होंने वनडे में कुल 11 शतक लगाए हैं। नेक्स्ट है एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश जो है ब्रिटेन बना है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन एआई बाल दुर्व्यवहार उपकरणों को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बनेगा और इसके साथ ही ब्रिटेन जो है यौन दुर्व्यवहार की तस्वीरें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एआई उपकरणों के खिलाफ कानून बनाने वाला पहला देश बन जाएगा। एआई जो है पीडोफाइनल मैनुअल रखना भी अवैध होगा जो लोगों को बच्चों का यौन शोषण के लिए एआई का उपयोग करने का तरीका सिखाता है और इसके लिए 3 वर्ष की सजा हो सकती है। नेक्स्ट है 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जो है यह भारत के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा और यह कबड्डी जो है ईरान को हरा करके जीता गया है और इस चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया था ईरान के राजधानी तेहरान में किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में किसने 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो यह है ओपाला सुचाता चुआंगसरी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि जो ओपाला सुचाता है इन्होंने हैदराबाद में आयोजित 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में थाईलैंड की रहने वाली हैं 21 साल की ओपाला सुजाता इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है और इथोपिया की हैं हासेट डेरेज एडमोसू जो हैं इनको उप विजेता घोषित किया गया है। याद रखेंगे हासेट डेरेज एडमोसू जो है यह उप विजेता बनी है। नेक्स्ट है सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहाँ एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 22वें सांग्री-ला संवाद में भाग लिया है? तो यह भाग लिया गया है सिंगापुर में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि 30 मई से 1 जून 2025 तक सिंगापुर में आयोजित हुआ था। साथ ही याद रखेंगे कि यह एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन है जो हर साल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा सिंगापुर में आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य जो है रक्षा सहयोग को मजबूत करना, आपसी सुरक्षा हितों पर चर्चा करना और इसका विषय है भविष्य के युद्ध और युद्ध। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला पहला जिला कौन बना है? तो सौर ऊर्जा से अपना ऊर्जा मांग को पूरा करने वाला पहला जिला जो है यह दीव बना है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो यह किया गया है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत की निजी एरोस्पेस कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस जिसने अभी भारत का पहला इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाला सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है और इस इंजन का जो इस्तेमाल है अग्निबाण रॉकेट में किया जाएगा और अग्निबाण रॉकेट जो है अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने ही बनाया है। अग्निकुल कॉस्मोस चेन्नई के प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है और अग्निबाण रॉकेट का उपयोग जो है छोटे उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत मंगोलिया के बीच 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है नोमैडिक एलिफेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखेंगे कि जो नोमैडिक एलिफेंट होता है यह भारत और मंगोलिया के बीच में होता है और इसका 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है नोमैडिक एलिफेंट। इसका जो आयोजन किया गया है उलान बटोर में किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
साथ ही याद रखेंगे यह एक वार्षिक अभ्यास है और भारत और मंगोलिया जो है बारी-बारी से इस अभ्यास का आयोजन करते हैं। पिछला जो हुआ था 2024 में, यह 16वां संस्करण मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था और नोमैडिक एलिफेंट जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण मंगोलिया में 2004 में शुरू किया गया था। इसके अलावा जो है भारत मंगोलिया द्वारा आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भी भाग लेता है। साथ ही याद रखेंगे कि गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया और चीन में स्थित है, दुनिया का एक बड़ा ठंडा मरुस्थल है। तो याद रखेंगे गोबी मरुस्थल जो है दुनिया का एक बड़ा ठंडा मरुस्थल है। नेक्स्ट है, किस राज्य में टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है? तो यह की गई है कर्नाटका में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह सुविधा जो है स्वदेशी एरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देगी और वैश्विक निर्यात केंद्र बनाएगी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत लिया गया है यह कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह सभी जो है अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद है समानता, बंधुता और स्वतंत्रता, फ्रांस से लिया गया है। आपातकाल जो है यह जर्मनी से लिया गया है और जो संघात्मक प्रणाली है यह कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है, राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है गुजरात जो है 1960 में अस्तित्व में आया था, यह सही है। महाराष्ट्र जो है 1962 में, जो कि गलत है, महाराष्ट्र भी हो जाएगा 1960 में। अगला है पंजाब, तो पंजाब 1966 में अस्तित्व में आया था, यह भी सही है। और सिक्किम जो है 1975 में आया था, ना कि 74 में। सिक्किम जो हो जाएगा 1975 में अस्तित्व में आया था। उसके बाद है झारखंड, झारखंड जो है यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया था, तो यह भी सही दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन जो है सही सुमेलित नहीं है, तो जो 2 है और 4 यह सुमेलित नहीं है, तो 2 और 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि महाराष्ट्र और गुजरात जो है अलग होकर के 1960 में अलग-अलग स्टेट बनाए गए थे। पंजाब जो है 1966 में बना था। सिक्किम जो है यह 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में 22वां राज्य बना था। और झारखंड जो है यह 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग राज्य बना था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है, यह सही है। उसके बाद है यह सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध करवाता है, यह भी सही है। और यह समाज के कमजोर वर्गों को उनका उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है, यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी जो स्टेटमेंट हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि शिमला समझौता निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य हुआ था? तो जो शिमला समझौता हुआ था यह भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे जो शिमला समझौता किया गया था यह हुआ था 1972 ईस्वी में। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था और इससे दोनों देशों के बीच जो है अमन की बहाली हुई थी। नेक्स्ट है, राजीव गांधी लोंगोवाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो जो राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता है इसको जो है पंजाब समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस समझौते के तहत जो है चंडीगढ़ का हस्तांतरण, सेना के भागे सिखों का पुनर्वास और पंजाब और दिल्ली में हिंसा से पीड़ित लोगों को मुआवजा देना शामिल था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की शासन व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत जो है किससे परिकल्पित होता है? तो यह परिकल्पित होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि अनुच्छेद 50 में शक्तियों के पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। याद रखेंगे कि आर्टिकल जो 50 है इसमें शक्तियों का पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 2 उपखंड जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यय करते हैं
यह हो जाएंगे अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है अनुच्छेद 32 इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाता है और अनुच्छेद 226 के द्वारा जो है हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, संसद की विधायी प्रक्रिया में प्रश्नकाल के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है, गलत को चूज करना है। प्रत्येक सदन में प्रश्नकाल जो है कार्यक्रम का प्रथम विषय होता है, यह सही है। अगला है, इस अवधि के दौरान जो है सांसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभाग संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, यह भी सही दिया हुआ है। और इस दौरान जो है सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है जिनके पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि गलत दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है विकल्प सही नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। तो चुनाव सुधारों से संबंधित जो समिति नहीं हो जाएगी, यह हो जाएगी आर चिलैया समिति, क्योंकि आर चिलैया समिति जो है यह टैक्स से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित समिति तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और गोस्वामी समिति शामिल है। तो याद रखेंगे कि जो चिलैया समिति है यह टैक्स से संबंधित है। साथ ही याद रखेंगे कि जो के संथानम समिति है यह 1964 में आया था और एक आया था तारकुंडे समिति जो कि 1974 में लाया गया था। याद रखेंगे तारकुंडे समिति जो है 1974 में, उसके बाद गोस्वामी समिति जो है गोस्वामी समिति 1990 में, उसके बाद है इंद्रजीत गुप्ता समिति, यह 1998 में। राजा चिलैया समिति जो है यह आया था 1991 में और इसका संबंध जो है आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में टैक्स सिस्टम से सुधारों से संबंधित है। नेक्स्ट है, हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए भू सुधार कार्यक्रम को किन राज्यों में सर्वाधिक सफलता मिली है। तो यह मिली है केरल और पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के एक वर्ष बाद ही देश में बिचौलियों के उन्मूलन और वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए थे। नेक्स्ट है, प्रायः समाचार पत्रों में रहने वाली नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है। तो नॉर्ड स्ट्रीम जो पाइपलाइन होती है यह बाल्टिक सागर में रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों को जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक पाई जाती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की जो समस्या है यह कृषि क्षेत्रों में सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है तब होती है जब वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है और औद्योगिक क्षेत्र में मुख्यतः चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट है, सेन सूचकांक का संबंध है। तो सेन सूचकांक का जो संबंध है यह निर्धनता से हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है नरेगा संसद द्वारा कब पारित हुआ था। तो नरेगा को 2005 में संसद में पारित किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डेट एग्जैक्ट डेट हो जाएगा इसका 7 सितंबर 2005 को जो है नरेगा को पारित किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया था। नेक्स्ट है, पद राष्ट्रीय आय निर्दिष्ट करता है। तो पद राष्ट्रीय आय यह निर्दिष्ट करता है कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है। तो इसका जो इरडा है इसका मुख्य कार्यालय जो है हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा और 2001 में दिल्ली से इसको ट्रांसफर किया गया था। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार क्या होता है। तो किसी वस्तु का भार जो है यह वह बल है जिसे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है,
क्वेश्चन नंबर 64 है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा जो होती है यह नियत रहती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मुक्त रूप से गिरने वाली जो वस्तु है इसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसकी संपूर्ण ऊर्जा जो है गतिज एवं स्थितिज ऊर्जाओं का योग नियत होता है। नेक्स्ट है, और साथ ही याद रखेंगे कि ज्यों ज्यों वस्तु नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है और गतिज ऊर्जा जो है बढ़ती जाती है, परंतु किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है सदा नियत रहता है। नेक्स्ट है, एक छात्र अध्ययन करता है कि उत्तल लेंस हमेशा अपनी स्थिति के बावजूद आभासी छवि बनाता है और उत्तल दर्पण हमेशा आभासी छवि क्यों बनाता है? तो यह बनाया जाता है क्योंकि परावर्तित किरण जो है कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तल दर्पण की जो फोकल लंबाई होती है यह निगेटिव होती है, उनका फोकल बिंदु दर्पण के पीछे होता है। इसका मतलब होता है कि उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए परिवर्तित किरणें जो है हमेशा अपसारी होंगी और दर्पण के पीछे जो है एक आभासी छवि बनाएंगी। नेक्स्ट है, किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है। तो किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है या स्विच के रूप में और प्रवर्धक के रूप में। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा, यानी स्विच और प्रवर्धक दोनों के रूप में हो सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरेनियम 238 परमाणु में होते हैं। तो जो यूरेनियम 238 परमाणु होता है इसमें 92 प्रोटॉन हो जाएंगे, उसके बाद 146 न्यूट्रॉन हो जाएंगे और उसके बाद 92 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑप्शन जो बी हो जाएगा 92 प्रोटॉन, 146 न्यूट्रॉन और 92 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है समान और आवेश जो होते हैं विपरीत होते हैं, इसके कारण वह उदासीन होता है। तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है 92 होंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक का काम करता है यह होता है भारी जल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहसंयोजक बंध में दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश कोश को प्राप्त कर सके। यानी दोनों जो है भरे हुए बाह्यतम कोश जो होते हैं मैक्सिमम बाहर जो बाहर की तरफ होते हैं कोश को प्राप्त कर सकेंगे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को कहा जाता है। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और यह एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। याद रखेंगे कि यह एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं और दोनों ही श्रेणी के अधिकतर जो होते हैं यह धनायन रंगीन होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें जो है मिलान करना है सूची 1 और 2 में। कांसा जो है, कांसा यह तांबा और टीन से मिलकर बनता है, इसका मिलान 4 हो जाएगा। फिर अगला है पीतल जो है यह तांबा और जिंक से मिलकर बनता है। उसके बाद जर्मन सिल्वर, तो जो जर्मन सिल्वर होता है तांबा जिंक और निकल से मिलकर बनता है। और मुद्रण धातु जो होता है यह सीसा एंटीमनी और टीन से मिलकर बनता है। तो हमारा जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 4-3-2-1। 4-3-2-1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र कौन है? तो एल्केन का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र जो होता है यह होता है CnH2n+2 होता है। तो ये ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है यह होता है CnH2n और एक होता है एल्काइन। एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है यह CnH2n-2 होता है। एक होता है साइनो एल्केन, तो साइनो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्कोहल जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है यह CnH2n+1, इसमें OH शामिल होता है। और एक होता है एल्डिहाइड, इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+1, इसमें भी OH शामिल होता है। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति डैश कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है।
जो कोशिका भित्ति है यह जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति कोशिका के चारों ओर एक परत के रूप में होती है और पादपों में कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। याद रखेंगे कि पादपों में जो कोशिका भित्ति है यह सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है। तो पौधों में जो फ्लोएम का कार्य होता है कि यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जड़ों द्वारा अवशोषित जल जो है खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों में जाइलम द्वारा पहुंचाया जाता है। और जाइलम का निर्माण जो है 4 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती है। नेक्स्ट है ग्रहणी जो होती है इसको बोलते हैं डुओडेनम। तो डुओडेनम जो है यह किसका भाग है, तो यह छोटी आंत का भाग होती है। याद रखेंगे जो ग्रहणी होती है डुओडेनम यह छोटी आंत का भाग होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लिगामेंट द्वारा जुड़े हुए हैं। तो लिगामेंट से जुड़े हो जाएंगे, यानी लिगामेंट जो होता है यह हड्डी से हड्डियों को जोड़ता है। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर कि लिगामेंट जो है इससे जुड़े होते हैं, हड्डी से हड्डी जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग स्नायु बोलते हैं। यह नर्म होता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है और इसका निर्माण जो होता है संयोजी ऊतक के स्रावन के कारण होता है। नेक्स्ट है पुरुषों में वृषण को शरीर के बाहर क्यों होता है। तो पुरुषों में वृषण को शरीर के बाहर होता है कि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम लोग फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जमीन पर फैलने वाली शाकीय सब्जियों की जो कृषि का अध्ययन होता है उसे ओलेरीकल्चर कहा जाता है। और एक होता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंदर जो है फलों का अध्ययन किया जाता है। और एक होता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है ऊर्जा पिरामिड जो है यह सीधी अवस्था में होता है। यह जो है ऊर्जा पिरामिड यह सीधी अवस्था में होता है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। तो जो फूल होता है इसमें स्त्री केसर के जो शीर्ष भाग होता है ऊपर वाला उसको वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। तो एडवर्ड जेनर के द्वारा स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की खोज की गई थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे एक टीबी की और हैजा के टीके की खोज किया गया था जो कि रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी और हैजा के टीके का खोज किया गया था। नेक्स्ट है जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ है। तो जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ हो जाएगा ऑर्थोपोडा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र जो है यह चिकमंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चिकमंगलुरु जो कि कर्नाटक में है और भारत में सर्वाधिक कॉफी जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले में उगाई जाती है। और संसार का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक जो देश हो जाएगा ब्राजील हो जाएगा। नेक्स्ट है ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था। तो ईवीएम का जो पहला प्रयोग किया गया था यह 1982 में किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह 1982 में केरल के परूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। और इसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। ईवीएम जो होती है ये 3 प्रकार की होती है। यह होती है M1, M2 और M3। और सबसे आधुनिक जो है मॉडर्न M3 हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे इसका जो प्रयोग है यह 2013 से होते आ रहा है। नेक्स्ट है ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है। तो ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि जो हो जाएगा यह हो जाएगा खमीरीकरण। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खमीरीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें खाद्य पदार्थ जो होता है उसमें उपस्थित
सूक्ष्म जीव जो होता है आवश्यक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन लाते हैं, जिससे पोषक तत्व शीघ्र पचने वाले यौगिक में बदल जाते हैं, उसे खमीरीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का जो मुख्यालय है यह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो भारतीय थल सेना का मुख्यालय है यह नई दिल्ली में स्थित है और इसे 7 कमांडों में बांटा गया है। पूर्वी कमांड का जो मुख्यालय है यह कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक चक्र, उसमें कितनी तीलियां है? तो अशोक चक्र में टोटल 24 तीलियां हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं इसमें चौड़ाई और लंबाई के अनुपात की बात की जाए तो चौड़ाई जो होती है यह 2 और लंबाई 3 होती है। याद रखेंगे कि चौड़ाई और लंबाई की बात की जाए तो इनका जो रेशियो होता है 2:3 होता है। नेक्स्ट है ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो होता है ट्राई बेकर यह जो होता है फुटबॉल से संबंधित होता है, साथ ही हॉकी से, यह दोनों से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ट्राई ब्रेकर जो है यह फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है। साथ ही याद रखेंगे कि क्रिकेट से संबंधित होता है, यह होता है कवर एंड स्लिप, उसके बाद होता है हुक होता है, चाइना मैन होता है, गली होता है, थ्रो होता है। उसके बाद हॉकी से संबंधित होता है ट्राई ब्रेकर, स्कूप, वुल्ली, पुश इन एंड फुल बैक। और एक होता है फुटबॉल से संबंधित ट्राई ब्रेकर, उसके बाद पेनाल्टी, स्ट्राइकर और थ्रो इन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच टू द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। इसमें डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, इनडायरेक्ट को चूज करना है। डायरेक्ट स्पीच है सी सेड हुर्रा आई स्टूड फर्स्ट। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा यह हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट सी हैड स्टूड फर्स्ट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि मेरे कमीज में 4 बटनें हैं, या गलत है मेरे कमीज में 4 बटन हैं। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वर्षा ऋतु का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वर्षा ऋतु का सही संधि विच्छेद हो जाएगा वर्षा प्लस ऋतु। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस गिवन बिलो। एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। आई वाज राइटिंग एन एसे, आई वाज राइटिंग एन एसे का पैसिव वॉइस हो जाएगा, यह हो जाएगा एन एसे वाज बीइंग रिटन बाय मी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? प्रेम शब्द का पर्यायवाची तो इसमें जो हो जाएगा परिष्कार। बाकी जो है प्रणय, अनुराग और प्रीति, यह प्रेम का पर्यायवाची है और परिष्कार जो है इसका पर्यायवाची नहीं होगा। नेक्स्ट है किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना था? तो यह चुना गया था रे टॉमलिंसन के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रे टॉमलिंसन जो है ईमेल के जनक हैं और टिम बर्नर्स-ली WW के आविष्कारक हैं। याद रखेंगे कि जो टिम बर्नर्स-ली है यह WW के आविष्कारक हैं। साथ ही याद रखेंगे कि जो आईसी है, आईसी का विकास जो है यह JS किल्वी ने किया था। नेक्स्ट है अगला मैथ्स है, आप लोग पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है 96, 96 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 97, 97 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 98, 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 99, 99 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और 100 नंबर जो है 100 नंबर का आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा।